नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस में, जिसमें हम बात करते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की रफ्तार की। पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। लगातार देश के अलग अलग राज्यों में पीएम मोदी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले पीएम मोदी ने बिहार के गया में बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित किया। जनता से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस और आरजेडी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर बिहार की जनता को गुमराह किया और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए बिहार के पूर्णिया पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, बिहार और पूर्णिया के पास सामर्थ्य की कभी कमी नहीं थी। हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्पादन करता है। बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है। पिछले 10 सालों में हमने जूट के एमएसपी को बढ़ाकर दोगुना किया। बिहार का 20% मखाना अकेले पूर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू के पलौरा में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। 370 समाप्त हो गई है। श्यामा प्रसाद ने नारा दिया था कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेगा। आज जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त हो गया है। पूरे देश की तरह यहाँ भी आन बान शान के साथ हमारा तिरंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए गठबंधन में सहयोगी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के समर्थन में रामनाथपुरम में एक रोड शो किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमें भारत को एक विकसित देश बनाना है, उसके लिए विकसित भारत बनाना है। पीएम मोदी के गतिशील नेतृत्व में गरीबों को सशक्त बनाया गया है। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, गांव से लेकर शहरों तक, बुनियादी ढांचे से लेकर रक्षा तक सभी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित किया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सहारनपुर में वोटिंग होनी है। वोटिंग को 3 दिन ही बचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया, अपील की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के कई कार्य किए गए हैं। हरियाणा में बीजेपी के सिरसा लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर का पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र पेश किया उससे भारत सिद्धि की तरफ बढ़ेगा। बीजेपी को स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ काम करना है। कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जो संकल्प पत्र जारी किया वो पार्टी के अगले 5 साल का विजन है। बाकी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन बीजेपी संकल्प लेती है और उससे पूरा करती है। उन्होंने कहा कि 2024 में जो संकल्प पत्र जारी किया गया उससे युवाओं, महिलाओं और किसानों और समेत तमाम वर्गों के विकास की बात है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल पुंडरी स्थित आज अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की। कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा और पुंडरी विधानसभा से उनका 20 साल पुराना रिश्ता है। उन्होंने पीएम मोदी, पूर्व सीएम मनोहर लाल, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का धन्यवाद भी किया। पार्टी ने उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में 3 उम्मीदवारों की तरफ से एक सूची जारी की, जिनमें दीपिका पांडे चुनाव लड़ेंगी, कृष्णानंद त्रिपाठी चतरा से चुनाव लड़ेंगी, अनुपमा सिंह धनबाद से चुनाव लड़ेंगी। भाजपा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ओडिशा में इस बार विधानसभा चुनाव 4 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए नामांकन 25 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकते हैं। 29 अप्रैल तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। दूसरे चरण में तारीखें 3 मई और 6 मई है, जबकि तीसरे चरण में तारीख 6 मई और 9 मई है। आखिरी चरण में उम्मीदवार 14 मई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 17 मई निर्धारित की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी कर दी है। इसमें महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र की 17 सीट से छत्रपति उदयनराजे भोसले और पंजाब की खडूर साहिब से मंजीत सिंह मन्ना, होशियारपुर से अनीता सोमप्रकाश, बठिंडा से परमपाल कौर सिद्धू को टिकट दिया। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद सीट से ठाकुर विश्वनाथ सिंह, देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी उम्मीदवार होंगे। पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर सीट पर अभिजीत दास बॉबी का नाम सामने आया।
कांग्रेस सांसद और वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार राहुल गांधी ने वायनाड में रोड शो किया। अपनी रैली में संबोधन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हमारा काम संविधान की रक्षा करना, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना है। ये हमारा कर्तव्य है। हम कभी भी जाति, धर्म या भाषा के आधार पर नागरिकता तय नहीं करेंगे। हम भारत के विचार के आधार पर नागरिकता तय करेंगे। पंजाब की 10 लोकसभा सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, जिनमें लुधियाना से विधायक अशोक पप्पी पराशर, फिरोजपुर से विधायक जगदीप सिंह काका बराड़, गुरदासपुर से विधायक अमन शेर सिंह शहरी कलसी, जालंधर से पवन टीनू को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी प्रचार अभियान जारी है। इसी कड़ी में करनाल में बीजेपी ने चुनावी सभा का आयोजन किया। इस दौरान हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल भी शामिल हुए। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की वजह से लोगों को काफी सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी प्रदेश और प्रदेशवासियों की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री और गुना निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। गुना से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नॉमिनेशन से पहले रोड शो किया। कांग्रेस ने यहां से राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया है। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर दावा किया। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतेगी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं बचा, पार्टी में गुटबाजी चल रही है। समाजवादी पार्टी में गुलशन शाक्य और डिंपल यादव ने मैनपुरी में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करवाने के दौरान डिंपल के साथ उनके पति और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण यानी कि 7 मई को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुजरात की भावनगर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उमेश मकवाना के समर्थन में प्रचार किया। चुनावी प्रचार के दौरान सीएम मान ने कहा कि आज से गुजरात में क्रांति की शुरुआत हो गई है। आज संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। रोहतक में जिला उपायुक्त अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस की तरफ से साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस रैली में बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया, लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मैनपुरी में अपना उम्मीदवार बदल दिया है। मायावती ने मैनपुरी लोकसभा का टिकट बदलकर शिव प्रसाद यादव को दे दिया है। इसके साथ ही अतहर जमाल लारी को पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से मैदान में उतारा है। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट देकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेता लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दार्जिलिंग में चुनावी प्रचार किया। चुनावी प्रचार के बीच थकान दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। खास बात यह है कि हाथ में बल्ला थामे अनुराग ठाकुर ने स्थानीय विधायक के साथ मिलकर क्रिकेट में हाथ आजमाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से भी बातचीत की, उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरणों में है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। यहां हेलीकॉप्टर के जरिए चुनाव सामग्री और चुनाव के लिए नियुक्त कर्मचारियों को बूथों तक पहुंचाया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहां शांतिपूर्ण मतदान करवाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बस्तर में तैनात किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव में एक खास पहल शुरू की है। इस पहल के जरिए बुजुर्गों दिव्यांगों को घर से ही वोट डालने की सुविधा दी जा रही है। इसी पहल के तहत घाटी के उधमपुर में 116 वोट डाले गए। होम वोटिंग की सुविधा के बारे में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में 124 पोस्टल बैलेट वोटों में से केवल 116 वोट पड़े, जिनमें AC 59 उधमपुर पश्चिम में 14 वोट पड़े। इस पहल का मकसद बुजुर्ग नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को उनके घरों पर मतदान की सुविधा प्रदान करना है।